निकाय चुनाव में तारीख पर तारीख के बाद आज फिर से छुट्टी के दिन सुनवाई जारी है। इसलिए उम्मीद जगी है कि अदालत से कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा। लेकिन आज अब तक की निर्णायक बहस में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये कि अदालत ओबीसी आरक्षण तय करने के सरकार के तरीके से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने सवाल किया है कि बिना सर्वे के पॉलिटिकल बैकवर्ड कौन है, ये कौन तय करेगा, ये कैसे तय होगा। सोशल और पॉलिटिकल बैकवर्ड को ही कोर्ट ने अलग अलग माना है। इस लिहाज से ट्रिपल टेस्ट की मांग अदालत में एक बार फिर से उठी। इस पूरे मुद्दे और ताजा डेवलपमेंट पर तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई कहां तक पहुंची, इसका भी अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। छुट्टी के दिन भी हाईकोर्ट में निकाय पर सुनवाई। कमीशन का गठन होना चाहिए जो राजनीतिक पिछड़ापन का अध्ययन करे और तब अपनी रिपोर्ट दे, तब आरक्षण दिया जाए। हमारी बहस यही है। अब देखिए इस पर अदालत का क्या निर्णय आता है। निर्णायक बहस से निकाय चुनाव का पारा हाई। तो चुनाव होंगे तो चुनाव प्राथमिकता में है, पूरी पार्टी चुनाव में लगेगी, हमारी पूरी तैयारी है। हाईकोर्ट ने सर्वे न कराने पर फटकार लगाई। बिन सर्वे कैसे पॉलिटिकल बैकवर्ड की लिस्ट बनाई। निकाय चुनाव में सर्वे वाला टेंशन। हाईकोर्ट के दर पर ओबीसी आरक्षण, उत्तर मांगे प्रदेश। तो पहले ये जान लेते हैं कि कोर्ट में आज क्या क्या हुआ है। छुट्टी के दिन हाई कोर्ट में जहां निकाय चुनाव पर सुनवाई शुरू हुई है, सुबह से ही ये सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की सहमति के बाद निकाय वाला मामला सूचीबद्ध हुआ था। याचिकाकर्ता के वकील ने ट्रिपल टेस्ट कराने की मांग दोहराई, जहां हाई कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण तय करने का आधार पूछा। हाई कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सर्वे का मुद्दा आज सुनवाई के दौरान उठा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पॉलिटिकल और सोशल बैकवर्ड रिजर्वेशन अलग अलग चीज है, इसे मिक्स ना किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सर्वे के बिना आरक्षण की सूची सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है। साफ तौर पर कोर्ट ने इस पर यह बात कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है उसका पालन नहीं हुआ है और साथ ही जो यहां तय किया गया है वो उससे बिल्कुल भिन्न है। इसी पर ही आज की हमारी चर्चा आधार करेगी और हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ममता सिंह वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वो हमारे साथ हैं। संजय चौधरी प्रवक्ता भाजपा के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भुवन जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विवेक त्रिपाठी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी से इस मामले पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो पेच फंसा वो किस आधार पर फंसा, किन चीजों को नजरअंदाज किया गया और कोर्ट ने कौन सी महत्वपूर्ण बातों को हाईलाइट किया है। सबसे पहले संजय चौधरी जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। जहां कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है जो तय आरक्षण की एक प्रक्रिया है उसी का पालन होना चाहिए था, उसके जैसा नहीं बल्कि वही। आखिर इसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया? ये जो इतना डिले हो रहा है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, मुझे लगता है कि डिले ना हो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रोसेस को अपनाया कि जो रिजर्वेशन की हाईएस्ट लिमिट है उस लिमिट तक पहुंचने के प्रोसेस को अपनाया। और जो हमने प्रोसेस यूज़ किया है वो रैपिड रैंडम सर्वे है। ये दुनिया में सर्वे का सबसे बेस्ट मॉडल है कि जिसके बेस पर हम किसी भी स्थिति की वैज्ञानिक गणना करते हैं। देखिए, इसमें एक स्थिति है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है कि रिजर्वेशन की हाईएस्ट लिमिट को उन्होंने कैप कर रखा है। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा और हमने जो बैकवर्ड को कैलकुलेट करके जो रिजर्वेशन दिया है वो 50% के लेवल पर है। तो मुझे लगता है कि अगर 3 लेयर टेस्ट कराया जाएगा तो कई निकायों में, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो निकायवार होगा और निकायवार में अगर एक भी निकाय ऐसा आया जहां पर बैकवर्ड पॉपुलेशन उस एवरेज से कम हुई
तो इसमें रिजर्वेशन कम तो हो सकता है लेकिन हायर लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो जो हमने प्रोसेस किया, आपका ये तर्क तो कोर्ट में यहाँ कहीं स्टैंड ही नहीं किया संजय जी, सिरे से खारिज कर दिया कोर्ट ने। उन्होंने कहा रैपिड टेस्ट नहीं बल्कि यहाँ ट्रिपल टेस्ट ही मान्य है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसे ओवररूल करने की कोशिश क्यों की जा रही है, यही पूछा जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने तय प्रक्रिया कर दी है तो उसको क्यों नहीं पालन में लाया गया, यही सवाल आज उठा। देखिए उसको इसलिए पालन में नहीं लाया गया कि हमारे यहाँ जिस समय इसको कैलकुलेट किया जा रहा था उस समय आयोग अपनी संवैधानिक स्थिति में नहीं था। और हम जानते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में जनता के को अधिकार का प्रयोग करने के लिए, उनका नेतृत्व देने के लिए लोकतंत्र ने एक व्यवस्था करी है कि जनता के प्रतिनिधि ही लोकतंत्र को चलाएं, वही उसका नेतृत्व करें, बजाय अधिकारी चलाएं। इसलिए यह निर्णय हुआ कि तात्कालिक आधार पर एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी जाए ताकि लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप लोकतंत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधि ही लोकतंत्र को चलाएं। और भुवन जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भुवन जोशी जी, संजय जी की कुछ बात आपने सुन ली होगी और जिस तरह से कोर्ट ने आज कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला तो उन्होंने यही कहा कि प्रक्रिया जैसा नहीं बल्कि उसी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया, अभी तक कमीशन क्यों नहीं बनाया गया जिससे वो सर्वे कराए जा सके या फिर जो उनकी फाइंडिंग है उसके आधार पर यह आरक्षण दिया जाता। बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो शायद सरकार को सुनने में अच्छी नहीं लगी होंगी। भुवन जी, आप किस तरह से इसके आधार को देखते हैं जो कोर्ट ने आज अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, उसमें कहां देखते हैं कहां भूल हुई है या फिर किन चीजों का ख्याल सरकार को रखना चाहिए था ये आरक्षण देने से पहले? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार ने इसमें कोई होमवर्क नहीं करा और मेरे को लगता है कि सरकार जो है सैर सपाटे में व्यस्त है। जैसा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि सरकार को इस समय का जो दौरा अपना जो इन्होंने विदेशों का करा है वो ना करके सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से जो चुनाव की उनकी जिम्मेदारी थी उससे बचने का प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पे सरकार का गैर जिम्मेदाराना रुख नजर आया है। ठीक है, अब ममता सिंह जी भी हमारे साथ हैं, वकील हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की। ममता सिंह जी, आपने दोनों पक्षों को समझ लिया है क्योंकि आपकी जो बात होगी उससे और बेहतर हमारे दर्शक स्थिति को समझ पाएंगे। पॉलिटिकल नहीं बल्कि आखिर टेक्निकल फॉल्ट कहां पर हुआ है ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं। आज कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, तो ममता जी बताएं कि कहां कैसी भूल हुई है और किस तरह से अब इस निकाय चुनाव की आगे की राह को देखा जाए। देखिए, जो संविधान का 74वां संशोधन था उसकी मंशा यही थी कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो अब ये कैसे किया जाएगा, इसके लिए 2022 में महाजन केस पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था त्रिस्तरीय आप जो है डेटा स्टडी करेंगे। वो उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए हर राज्य को एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना है। तो सबसे बड़ी जो टेक्निकल फॉल्ट मैं कहूँगी यहाँ पे ये है कि यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग अभी अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इन्होंने रैपिड रैंडम सर्वे का प्रयोग किया इसमें। तो कोर्ट ने यही कहा कि ये नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग का काम था कि वो पहले उनकी जो पिछड़ा वर्ग है उनकी शैक्षणिक स्थिति देखे, उनकी आर्थिक स्थिति देखे, फिर वो डिसाइड करेगा कि कितना आरक्षण देना है, किसे देना है, क्योंकि कुछ जातियां यहाँ बैकवर्ड हैं जो दूसरे स्टेट में नहीं हैं, और अगर देना है तो कितने % देना है। तो कुल मिला के कहना यही है कि त्रिस्तरीय जो महाजन केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उस हिसाब से सर्वे होकर के इसका इम्प्लीमेंटेशन होना था, जो नहीं हुआ क्योंकि बेसिस ही सर्वे की रैपिड रैंडम उसका पालन नहीं हुआ और इसी को अंडरलाइन आज कोर्ट में किया गया है। कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। विवेक हमारे संवाददाता वहां से लगातार अपडेट सुबह से पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, बताएं कि अभी तक कोर्ट से और क्या अपडेट मिला है, क्या बहस अभी भी जारी है और क्या लंच के बाद का अपडेट है सुनवाई में? बिल्कुल अनु, देखिए लंच के बाद आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है सुनवाई चलते हुए, और इसके लंच के पहले आधे घंटे जो समय था वो राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया था। और अभी भी राज्य सरकार के जो अपर महाधिवक्ता हैं उनकी तरफ से, वीके शाही की तरफ से बात अपनी रखी जा रही है पटल पर और लगातार सुनवाई चल रही है। इस दौरान कई बार तीखी बहस भी हुई, यानी जो
मुख्य याचिकाकर्ता हैं उनके पक्ष की तरफ से और राज्य सरकार के तर्कों पर तीखी बहस भी हुई, जिस पर कोर्ट को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है और ये माना जा रहा है कि आज करीब 4 घंटे 4.5 घंटे से ऊपर की सुनवाई हो चुकी है। पिछले 4-5 दिनों में यानी 5 दिन पहले जब सुनवाई शुरू हुई थी तब से जितना समय, रोज 1 घंटे का समय या सवा घंटे का मैक्सिमम समय था, और आज 5 दिन को मिला के आज पूरा सुबह से चल रही है और 4.5 घंटे पूरे हो चुके हैं सुनवाई के, और ये माना जा रहा है कि अभी 1 घंटे और सुनवाई। ठीक है विवेक, ये भी बताइए कि सर्वे को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, जो ट्रिपल टेस्ट का होना है वो कोर्ट ने उसकी आवश्यकता को महसूस किया है और इस बात को लेकर याची पक्ष से और राज्य सरकार से कई तर्क भी उनके सुने और अपनी बात भी रखी। और कोर्ट इस बात से, जैसे कि जो आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कही जा रही है, चूंकि पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है इसलिए बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो रैंडम सर्वे के आधार पर किया गया और रैंडम सर्वे को बहुत ज़्यादा प्रभावी या प्रामाणिक नहीं मान रही है कोर्ट। उनका कहना है कि जो बैकवर्ड जो कोटा है उसको तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ही होना चाहिए था और आयोग नहीं है तो अब कमीशन बनेगा, कमीशन गठित किया जाएगा और वो कमीशन देखेगा कि क्या स्थिति बनती है। जो रिजर्वेशन की स्थितियां हैं अलग अलग निकायों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जनपदों में ओबीसी को कितना, चूंकि बहुत सारे जो याचिकाकर्ता की तरफ से बहुत सारे ऐसे तर्क रखे गए थे और उन्होंने कई जगह का हवाला दिया था जहां पर रिजर्वेशन गड़बड़ तरीके से किया गया। जो बैकवर्ड कास्ट है उसको रिजर्वेशन में बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इस बात को जब कोर्ट ने सुना है तो ये कहा, उनकी ये मंशा है कि किसी न किसी तरह से इस मामले में जो ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता है वो होनी चाहिए और उस ट्रिपल टेस्ट के लिए सबसे पहली ज़रूरत है आयोग का गठन करना, यानी एक कमीशन का गठन कर देना। वो कमीशन ये देखेगा कि अलग अलग निकायों में ओबीसी आरक्षण की क्या स्थिति है। उसके बाद जब वो अच्छी तरह से मुतमईन हो जाएगा फिर अपने रिकमेंडेशंस जारी करेगा और उन रिकमेंडेशन के आधार पर अगला जो बैकवर्ड का आरक्षण का फार्मूला है वो तैयार होगा और वो राज्य सरकार को लागू करना पड़ेगा। ये लंबी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कई दिन का समय लग सकता है, महीने 2 महीने भी लग सकते हैं। तो ये प्रक्रिया ये इशारा कर रही है कि चुनाव अब आगे टल जाएगा, यानी जनवरी फरवरी में तो होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। और यही जो लंबा समय है ये लोगों के लिए, उन दावेदारों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है जो असमंजस में है इस समय कि आखिर ये जो पूरी प्रक्रिया है कितना समय लेगी और कब तक ये जो रोक लगी है ऐलान की चुनाव आयोग की तरफ से, आखिर वो जो चुनाव आयोग है कब तक अपनी फाइनल सूची जारी कर पाएगा ताकि वो भी अपनी तैयारियों में जुट सके। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है और क्या कोई फैसला आएगा या इसे रिजर्व रख लिया जाएगा। फिलहाल अभी लंबी बहस सुबह से चल रही है और कई महत्वपूर्ण सवाल यहाँ कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो तय प्रक्रिया है उसका पालन क्यों नहीं किया गया है ये पूछा गया है और पॉलिटिकल जो आधार है उस पर सर्वे किया करके यहाँ पर आरक्षण तय किया जाना था ना कि सोशली। तो इन तमाम चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ भुवन जोशी जी लगातार बने हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। भुवन जोशी जी, जो दावेदार हैं टिकटों के वो असमंजस में हैं, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या ये जो प्रक्रिया है लंबा समय लेगी? क्या चुनाव टाले जाएंगे? कब तक टाले जाएंगे? जो कई सारे जो निकाय हैं उनका समय सीमा उनकी खत्म हो चुकी है, वहां पर कार्य किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इन तमाम चीजों को देखते हुए अब जिस तरह से बढ़ती हुई जो तारीख है वो नजर आ रही है, कैसे आप देख रहे हैं अभी तक की? क्योंकि पिछली मर्तबा दिसंबर में चुनाव हो चुके थे, नतीजे आ चुके थे और अब देखिए कि दिसंबर भी खत्म होने वाला है और बात अप्रैल तक जाने की हो रही है। देखिए, टिकटार्थियों में तो असमंजस है ही है। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, जो हम शुरू से अपना स्टैंड बताते आ रहे हैं, हमने बताया कि निश्चित तौर पे जो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार उस जिम्मेदारी से भाग रही है और सरकार ने इसमें कोई होमवर्क नहीं करा। जैसा कि कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है विषय का कि निश्चित तौर पे जो मापदंड थे उन मापदंडों का पालन नहीं हुआ और सरकार निश्चित तौर पे अपने अधिकारी और सरकार के बीच में, आज आप देखिए प्रदेश में माहौल क्या है, वो अपने सैर सपाटे में व्यस्त है और अपनी जिम्मेदारी, जो संवैधानिक जिम्मेदारी थे, उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस विषय को उठाने का काम करा है और उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में जो सरकार के मंत्री है वो सैर सपाटे में लगे हुए। ठीक है संजय जी, ये आरोप यहाँ ऐसे भी लग रहे हैं कि यहाँ पार्टी को ज्यादा समय की जरूरत थी तैयारी के लिए। क्या ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टियों को तो इससे फायदा होगा अगर चुनाव ज्यादा डिले होंगे तो?
देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। जो कहते हैं कि अधिकारियों से काम कराना चाहिए, अधिकारियों को नहीं लगाया, वो इसके लिए तर्क देते हैं कि मंत्री विदेश के दौरे पर है। अरे मंत्री विदेश के दौरे पर है तो अधिकारी तो यही है। तो मुझे लगता है कि उनका ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये कंट्राडिक्टरी है। बात नंबर 2, इस मामले को लेकर कोर्ट में कौन गया? कोर्ट में लेकर समाजवादी पार्टी के नेता का भाई गया। तो वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधि जनता की सत्ता को न चलाएं, इसके बजाय कौन चलाए? अधिकारी चलाए, प्रशासनिक लोग चलाएं। तो इसी को, लोकतंत्र को रोकने के लिए, चुनाव का सामना न करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग अपने छद्मनामों को लेकर इसमें कोर्ट में गए हैं और जनता अपने शासन को खुद न चला पाए, अधिकारी चलाए। ये जिम्मेदारी अधिकारियों की थी या सरकार की थी? देखिए, मुझे लगता है कि आपको बगल के राज्य मध्य प्रदेश में जो वहां का मुकदमा था उसको देखना पड़ेगा। वहां की कमलनाथ की सरकार ने बैकवर्ड के रिजर्वेशन को 10% इंक्रीज किया था और उनकी सरकार को जाने के बाद वहां के न्यायालय ने वो 10% का रिजर्वेशन था वो स्पंज कर दिया था। इस मामले को लेकर देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, सरकार चाहे अपनी जिम्मेदारी से कितना ही भागना चाहे, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है, क्योंकि सरकार का काम होता है कि वो अधिकारियों के द्वारा अपने चुनाव की तैयारी करे, उसको आदेश करे, और निश्चित तौर पर होमवर्क नहीं कर पाया। सरकार आज समाजवादी पार्टी पे दोषारोपण कर पा रही है, आज जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि सरकार में ये लोग बैठे हुए। हम लोग तो चाहते हैं कि तय समय पे चुनाव हो, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। ममता सिंह जी, कोर्ट ने भी इस चीज को हाईलाइट किया है कि ये अधिकार है और ये पूरा होना चाहिए। तो जो व्यवस्था है ये समय अनुरूप होनी चाहिए थी, लेकिन वो समय से नहीं हुआ। जिस तरह आपने पहले भी इसको हाईलाइट किया कि दिसंबर में पिछली बार चुनाव हो चुके थे, लेकिन अभी तक तो बहुत कुछ तय ही नहीं है। प्रक्रिया लंबा समय लेने वाली है, उसके बाद बच्चों के यहाँ एग्जाम होने वाले हैं और अभी देखिए कि कोरोना का खतरा भी किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं होंगी और 4-5 महीने का डिले इन चुनावों में कौन इसकी भरपाई करेगा? नहीं, जिसको मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही है, क्योंकि जब उन्होंने चुनाव आयोग का गठन ही नहीं किया और रैपिड रैंडम सर्वे की बेसिस पे उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया, तो जो भी एग्रीव्ड है, जो प्रभावित है, वो कहाँ जाएगा अपनी बात कहने? वो कोर्ट के सामने ही आएगा। अब आप उनको कहिए कि ये इनके भाई हैं, उनकी बहन है, भाई उनके पास तो कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। वही कोर्ट है जो दोनों पक्षों को सुनेगी, ऑर्डर करेगी। समय से ज़्यादा ज़रूरी ये है, समय तो जाएगा, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है ना कि उनका ओबीसी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, जिसकी संविधान की मंशा ही ये थी कि जो दौड़ में पीछे रह गए हैं उनको भी आगे लाया जाए। तो जब सर्वे ही गलत है, जब सेंसस ही नहीं हुआ, जब डेटा ही नहीं कलेक्ट हुआ, तो अब उसका बेसिस ही गलत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका जो फैसला है जल्दी ही आएगा और बिल्कुल पूरी प्रक्रिया में न्याय होना चाहिए और यही कोर्ट की मंशा है। कोर्ट जिन बातों का जिक्र कर रही है वो न्यायपूर्ण प्रक्रिया हो, जिसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो, और जहां प्रतिनिधित्व नहीं है वहां चुनाव में न्याय नहीं हो पाएगा। इसी बात को दोहराया जा रहा है कोर्ट की तरफ से। विवेक, बताएं कि किस तरह की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं इस पूरी प्रक्रिया के डिले होने से, उन्हें बताएं, और साथ ही कोर्ट से अगर कुछ अपडेट मिल रहा है तो वो उसकी भी जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले कोर्ट की अपडेट आपको बता देता हूं। बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है भीतर, और अभी अभी जो सरकारी वकील हैं, सरकार का पक्ष है, उन्होंने कहा कि चुनाव इसके पहले भी हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, तब ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं उठा। इस पर जज ने उनकी खिंचाई भी की, सरकारी वकील की खिंचाई की, और उन्होंने कहा कि अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते रहेंगे और कोई पूछेगा नहीं। उन्होंने कहा कि आपके पास ओबीसी का डेटा कहाँ से आया, आप स्पेसिफाई करिए कि जो रिजर्वेशन का जो आंकड़ा आप लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं, किस तरह का है, उसका प्रोपोर्शन क्या है। ये पूछा कोर्ट ने कि उसका प्रोपोर्शन दीजिए। इस बात को लेकर अंदर बहस चल रही है, और जहाँ तक बहस की बात है, ये बहस अभी लंबी खिंचेगी, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से भी तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट उनसे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, एकदम सहमत नहीं दिख रही है। और इसी बात को लेकर कोर्ट आज 4.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, सुनवाई जारी हुए और चल रही है। अभी भी 5 बजे तक की माना जा रहा है कि 5 बजे तक सुनवाई चलेगी, यानी करीब 1.5 घंटे और छोटी सी टिप्पणी इस पर संजय जी से ले लेते हैं। संजय जी, आपने सुना होगा कोर्ट ने क्या कहा है
यहाँ एक तरह से फटकार लगाई है सरकारी वकील को कि अगर आपने पिछली बार गलत प्रक्रिया के तहत आपने चुनाव करा दिए और किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, तो और आपने भी इस बात को कहा कि कोर्ट कौन लेकर गया था, PIL किसकी तरफ से डाली गई, तो अगर गलत प्रक्रिया एक बार हुई है उसको आधार बनाकर कैसे उसे ही आगे ले जाया जा सकता है। कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। देखिए, मेरा कहने का मूल बात यह है कि कितना भी रिजर्वेशन हो जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन जो मैक्सिमम लिमिट है उसको तो क्रॉस नहीं कर सकता। तो जो मैक्सिमम रिजर्वेशन है उसको दिया जा चुका है। लेकिन प्रक्रिया भी तो है अगर संजय जी, जो कुछ आप कोई भी प्रक्रिया अपनाएंगे, प्रक्रिया आप मेरी बात सुनिए ना, आप प्रक्रिया को अपनाकर जितना अधिकतम दे सकती थी उस पर तो कैप है, तो अधिकतम जितना मिलना है उतना मिल गया। और मध्य प्रदेश के मामले में ऐसे ही मामले में उन्होंने इसको अलाउ किया हुआ है। बगल के राज्य बिहार के अंदर 6 महीने स्टे देने के बावजूद भी इसी प्रोसेस को एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है संजय जी, लेकिन इन सबसे सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को दरकिनार कर आखिर किस तरह से ये रैपिड टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाया गया, यही ऑब्जेक्शनेबल है और यही कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। और यही एक चिंता का विषय है कि कोर्ट इस पर राजी नहीं है और कोर्ट जब तक सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा तब तक ये चुनाव नहीं होंगे, तब तक ये पूरा मामला लटका रहेगा। इसी की चिंता है। बड़ी खबर आपको दे दें, सिक्किम में शहीद हुए जवानों के परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान हुआ है। योगी सरकार 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदद का ऐलान किया है। सिक्किम में सड़क हादसे में यूपी के 4 जवान शहीद हुए हैं। शहीद के परिवारों को जहां ये मदद दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान हुआ है। एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने का भी ऐलान। साथ ही शहीदों के परिवार वालों को हर संभव मदद का ऐलान सरकार की तरफ से हुआ है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, ये दुखद हादसा हुआ था लेकिन योगी सरकार साफ तौर पर शहीद के परिवार के साथ है और ये बड़ी मदद का ऐलान हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से जब इसकी खबर आई थी तभी मुख्यमंत्री ने अपनी शोक संवेदना जाहिर की थी और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जो 4 जवान शहीद हुए हैं उन सभी के परिजनों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो शहीद सैनिक हैं उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा जिस जनपद के ये शहीद हैं वहाँ की एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी सैनिकों के परिवार की मदद होनी चाहिए, संभव जो हो सकती है वो सारी मदद की जाएगी। इसके अलावा इन लोगों का जो अंतिम संस्कार होगा वो भी मंत्रीगण की उपस्थिति में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। जिस जनपद से जो शहीद हैं वहां पर मंत्री जाएंगे, उन्हीं की मौजूदगी में इन सबका अंतिम संस्कार होगा। बिल्कुल शैलेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। ये बड़ा ऐलान योगी सरकार की तरफ से किया गया है जहां परिवार के लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी और साथ ही एक सड़क का नामकरण भी इन शहीदों के नाम पर होगा। परिवार को हर संभव मदद मिले, इसके निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।